नमस्कार दोस्तों, पैमादा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। आज हम लोग एक नेशनल इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय और उसके समुच्चय। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम वास्तव में होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास, ठीक है, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तु, पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स वगैरह कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करेंगे नेशनल इनकम को या किसी भी कंट्री के नेशनल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये उसके साथ साथ हमने फ्लोज भी पढ़ लिया, यानी कि प्रभाव भी पढ़ लिया कि किस तरीके से नेशनल इकोनॉमी में फ्लोज होता है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि फैमिली सेक्टर्स और प्रोड्यूसर सेक्टर्स और आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड फॉरेन सेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर्स, ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम है, हम सीधा सीधा कहते हैं, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समान निवासियों द्वारा अर्जित की जाने वाली कारक आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा समझ लो, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के समान निवासियों द्वारा की जाने वाली अर्जित आय, जो कारक आय जो अर्जित करते हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा, हम घरेलू आय की बात करते हैं जो प्योर घरेलू आय होती है। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं किसकी, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश में गैर निवासियों और समान निवासियों द्वारा अर्जित की जाने वाली कारक आय के कुल जोड़ को घरेलू आय कहते हैं। दो डिफरेंस है, पहले हम नेशनल इनकम के बारे में समझते हैं, फिर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको दो चीज यहाँ पे मिल रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक समान निवासियों की बात कर रहे हैं और दूसरा कारक आय। तो पहले हम कारक आय जो हमारी इनकम होती है, यानी कि हम आय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आय जो होती है हमारी इनकम होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है कारक आय जिनको हम फैक्टर्स इनकम बोलते हैं, दूसरी होती है हस्तांतरित आय होती है जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो जो कारक आय जो होती है आपकी, वो आय होती है जो किसी व्यक्ति के सर्विस या गुड्स ट्रांसफर करने के बाद उसके बदले में उसको पेमेंट दी जा रही है, उसका पुरस्कार दिया जा रहा है। अब पुरस्कार दो रूप में हो सकता है। जब हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी तो उस समय क्या नाम है, पुरस्कार जो होता था वस्तु के बदले वस्तु दे जाता था। यानी कि अगर मैंने किसी को चावल बेचा है, ठीक है, तो वो मुझे गेहूं देता था। ठीक है, यह ऐसा होता था कि किसी में जमींदार के यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है परिवार क्षेत्र के पास क्या होते हैं, साधन सेवाएं होती हैं। ठीक है, और उन साधन सेवाओं का वो क्या नाम है, किसको देता है, प्रोड्यूसर्स को देता है, जो प्रोडक्शन में अपनी हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो उस प्रोडक्शन को जब वो प्रोडक्शन में अपनी सेवाएं देता है तो उसके बदले में सामंत जो होते थे हमारे फ्यूडलिज्म सिस्टम के अंदर, वो उनको अनाज वगैरह देते थे। तो इस प्रकार से उस समय ब्रिटिश इंडिया वगैरह के टाइम पे ये चलता था। मगर वर्तमान समय में जो सर्विसेज दी जाती है परिवार क्षेत्र के द्वारा, लेबर्स के रूप में, लैंड के रूप में, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में यानी कि उद्यम वृत्ति के रूप में जब वो देता है तो उसके बदले में उसको रेंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, सैलरीज मिलती हैं और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यानी कि कारक आय वो आय होती हैं जो दो तरफा हस्तांतरित हो, यानी कि ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, यानी कि लेन देन दो तरफा होता है। एक तरफ से आपने कुछ दिया है तो उधर से आपने कुछ प्राप्त किया है उस सेवा के बदले में, उस वस्तु को बेचने के बदले में। ठीक है, तो उसको कहते हैं कारक आय। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि दो तरफा इनकम है। ठीक है, जबकि हस्तांतरित आय जो है आपकी एक तरफा इनकम है। क्या है, एक तरफा इनकम है।
ठीक है। एक तरह का इनकम क्यों है? क्योंकि इस इनकम के लिए हमें किसी को सर्विस नहीं देनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य निवासी क्या होता है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक आय को हमने समझ लिया है, ठीक है। हस्तांतरित आय को समझ लिया। हम ये भी जानते हैं कि हस्तांतरित आय कारक आय में वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, क्योंकि उससे वो एक तरफा आय होती है, पहली चीज, ठीक है। और उसके बदले में कोई भी व्यक्ति, उस पेमेंट के बदले में वो कोई भी व्यक्ति कोई सर्विसेज या वस्तु नहीं देता, ठीक है। दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये कि हस्तांतरित आय से किसी भी प्रकार की कारक आय में वृद्धि नहीं होती या राष्ट्रीय आय में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब जो हमारा सामान्य निवासी है, ठीक है, सामान्य निवासी किन्हें कहा जाता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि देश में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, गैर सामान्य निवासी, सामान्य निवासी, VIP, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेनर होते हैं और बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, यानी कि किसको सामान्य निवासी के कहा जाता है और उसकी आय को, यानी किनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, इसको जानेंगे, ठीक है। पहली चीज, उसकी आर्थिक रुचि। एक तो वो व्यक्ति उस देश का नागरिक हो जिस देश की राष्ट्रीय आय का हमें अनुमान लगाना है, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इकोनॉमी को हम जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, स्टडी जब करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है उस जिसके हम कारक आय को शामिल कर रहे हैं, वो व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी होना चाहिए, यानी कि वहां का मूल निवासी होना चाहिए। पहला, उस व्यक्ति को सामान्य निवासी बोलेंगे। दूसरा, उसकी आर्थिक रुचि, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? उसी देश के अंदर होना चाहिए, उस देश की इकोनॉमी में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहता हो कि अगर मैं कंजप्शन करता हूँ या प्रोडक्शन करता हूँ या जो भी चीज करता हूँ इकोनॉमिकली, ठीक है, उससे क्या नाम है, उस देश की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, नेशनल इनकम उसका बढ़े। अगर उसकी इस प्रकार से आर्थिक रुचि है, इस मकसद से वो कंजप्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, देन उसकी आर्थिक रुचि उस देश में मानी जाती है और वो व्यक्ति क्या है, एक सामान्य निवासी के रूप में इंक्लूड किया जाता है उस देश में, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन जो है एक सामान्य निवासी को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा फैक्ट है, वो व्यक्ति जो है एक वर्ष की अवधि से वो अवधि तक, यानी कि एक साल तक 365 दिन उस देश का नागरिक रहा हो या उससे अधिक, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो 6 महीने 4 महीने के लिए देश में घूमने आया हो, ठीक है, और वहां से चला गया, उन लोगों को क्या नाम है, इस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। तो पहले 3 चीज याद रखना, किनको सामान्य निवासी बोला जाएगा? जिसकी आर्थिक रुचि, एक तो वो वहां का मूल निवासी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी आर्थिक रुचि जो है उस देश में हो जिस देश में वो रहता हो, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, वो एक वर्ष से अधिक अवधि तक उस देश में रहता हो जिस देश का हमें नेशनल इनकम का अनुमान लगाना है या राष्ट्रीय आय उसका ज्ञात करना है, ठीक है। ये अब ये तो पता चल गया कि सामान्य निवासी किनको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इस हिसाब से हम किन किन लोगों को सामान्य निवासी कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो ये ध्यान रखना, हमसे इन 3 कैटेगरी के हिसाब से ही सामान्य निवासी का आइडेंटिफाई करते हैं। अगर IMFI, जितने भी IMFI वगैरह होते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, WTO नाम आप लोगों ने सुन रखा हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, इनमें जितने भी व्यक्ति जो भारत के लोग, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हैं, उनको इस देश का यानी कि भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, क्योंकि वहां पे वो जो इनकम अर्जित करते हैं उसको कारक आय माना जाता है, जो कि हमारी किसका भाग होता है, चौथा सेक्टर। कौन सा? हमारा विश्व सेक्टर, ठीक है, उसमें हमारा होता है क्या नाम,
शेष विश्व से चालू वो शेष विश्व से प्राप्त कारक हस्तांतरित है, से प्राप्त कारक आय का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो कारक आय होती है। तो यहाँ पे जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं भारत के, उनको क्या है, भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। भारत की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी सीमाएं होती हैं, ठीक है, सीमाओं के अंदर करने वाले जितने व्यक्ति काम हैं, सीमाओं का मतलब यहाँ पे राजनीतिक सीमा से नहीं है, ये ध्यान रखना। कई लोग गलती कर देते हैं या गलत बताते हैं आपको टीचिंग करते हुए कि जब हम आर्थिक सीमा की बात करते हैं तो वो राजनीतिक बाउंड्री जो है हमारी, जो भारत पाकिस्तान चाइना वगैरह से चाइना और पाकिस्तान से सटी हुई, उस भारत के मैप को हम आर्थिक सीमा नहीं करते। आर्थिक सीमा का मतलब है जहां जहां पे हमारे सामान्य निवासी काम कर रहे हैं और वहां जहां से हमारी कारक आय जनरेट हो रही है, जो हमारी इकोनॉमी का, नेशनल इनकम का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक सीमा। ठीक है, तो वहां जहां से वो इनकम आएगी उनको क्या नाम है, भारत के सामान्य निवासी के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको देश का सामान्य निवासी माना जाएगा, जो भारत के हैं और 1 वर्ष से अवधि के हों और यहाँ के मूल निवासी हों और उनकी आर्थिक रुचि हो। ये चार चीज हैं, उन्हीं को ही क्या नाम है, इस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। अब सामान्य निवासी किनको नहीं माना जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। एक तो वो लोग अवधि 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मगर जो 1 वर्ष से कम रह रहे हैं, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो 2-3 महीने के लिए आते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, बीच में भी ट्रिप के लिए आते रहते हैं, तो उनको देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि भी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ के इकोनॉमिक में डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, वो कंजप्शन किस लिए करते हैं, सिर्फ सर्वाइव के लिए। ठीक है, और उन लोगों को यहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा जो खेल कूद के रूप में आते हैं या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते हैं, यानी कि स्पोर्ट के टाइम आते हैं, जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तो उस दौरान जो बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, उन समय क्या नाम है, उन लोगों को यहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाता। जो फॉरेनर लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में बुद्धिस्ट स्टडी वगैरह के लिए, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए, ठीक है, और कई सारी एजुकेशन लेने के लिए आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उनको भी देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, क्योंकि उनका जो आर्थिक रुचि है वो क्या है, अपने देश के प्रति है, क्योंकि वो स्टडी करने के बाद यहाँ नहीं रुक जाएंगे, वो स्टडी करके अपने देश जाएंगे और वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सामान्य निवासी और असामान्य निवासी के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम क्या नाम है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच में अंतर जानेंगे, किसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं और किसको हम घरेलू आय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानेंगे। मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो घरेलू आय किसको बोलते हैं, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के समान निवासियों द्वारा और गैर निवासियों द्वारा, लिख लो, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के समान निवासियों व गैर समान निवासियों द्वारा अर्जित की जाने वाली कारक आय को
घरेलू आय कहते हैं, या उसके कुल जोड़ को घरेलू आय कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, घरेलू आय में हम कारक आय को शामिल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कारक आय, नेशनल इनकम में भी हम कारक आय को शामिल करते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, इसमें समान निवासियों की कारक आय यानी कि समान निवासियों द्वारा अर्जित की जाने वाली कारक आय को शामिल करते हैं। डिफरेंस है ये सारा जो बता रहा हूं। निवासियों की कारक आय को शामिल करते हैं और गैर निवासियों की कारक आय को शामिल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम में मेन जो डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय के अंदर आप जो है सिर्फ सामान्य निवासियों की कारक आय को शामिल करते हो, मगर घरेलू आय में आप गैर निवासियों की भी कारक आय को शामिल करते हो। गैर निवासी जो हैं, जो टूरिस्ट के रूप में आए हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करने आए हैं कुछ महीनों के लिए, जिनकी आर्थिक रुचि इस देश में नहीं है, उनकी आय को भी आप घरेलू आय में शामिल करते हो, मगर राष्ट्रीय आय में सिर्फ समान निवासियों की आय को शामिल करते हो। समान निवासी कौन होते हैं? जो उस देश के नागरिक होते हैं, जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में होती है और जिनका क्या नाम है, जो व्यक्ति एक वर्ष की अधिक अवधि से ज्यादा रहता है, ठीक है, उसकी आय को शामिल करते हो, उसकी कारक आय को। जबकि घरेलू आय में सिर्फ आप डोमेस्टिक इनकम में जो है, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ आप नॉन रेजिडेंशियल इनकम को भी शामिल करते हो और रेजिडेंशियल पर्सन की इनकम को भी शामिल करते हो और फैक्टर कॉस्ट को भी शामिल करते हो, यानी फैक्टर इनकम को भी शामिल करते हो। समझ में आ गई बात? और तीसरा सबसे बड़ा अंतर मिलता है जो ये जो गैर निवासियों की आय जो होती है, ठीक है, जब हम घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसमें होता है शेष विश्व से चालू हस्तांतरण का सबसे बड़ा अंतर होता है। क्या होता है? शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, प्राप्त कारक आय। चालू हस्तांतरण आपका वो है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वगैरह में इंक्लूड होता है, ठीक है, जो कि इस साल आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंतर मिलता है जब भी, क्योंकि आपका जो राष्ट्रीय आय है उसका जो है नेशनल लेवल पे कैलकुलेशन होता है और जबकि इसका डोमेस्टिक लेवल पे होता है, घरेलू स्तर पे होता है, ठीक है। तो इसकी जब आय आप इंक्लूड करते हो, ये सिर्फ इसकी क्या नाम है, राजनीतिक सीमा के साथ साथ क्या नाम है, आर्थिक सीमा भी इसमें इंक्लूड होती हैं, मगर वही इंक्लूड होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गैर निवासियों की भी इनकम को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो घरेलू लेवल पे जितना कैलकुलेशन होता है, अब समान निवासी देश के अंदर भी जो बंदे कारक आय अर्जित कर रहे हैं और गैर निवासी जो देश के बाहर से आए हैं और वो क्या नाम फॉरेनर हैं, गैर निवासी हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी अर्जित कारक आय को घरेलू आय में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और जबकि राष्ट्रीय आय में समान निवासियों द्वारा अर्जित किए जाने वाली कारक आय को ही शामिल किया जाता है, उसमें गैर निवासियों की आय को शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ा अंतर ये मिलता है, और ये जो होता है हमारा फोर्थ सेक्टर जो होता है, ठीक है, फोर्थ सेक्टर की इनकम होती है जिसको हम क्या है सिर्फ नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, ना कि घरेलू आय में शामिल करते हैं, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं इसको, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको घरेलू आय दी गई हो और राष्ट्रीय आय निकालनी हो
तो आपको NFIA राष्ट्रीय वो घरेलू आय में जोड़ दोगे, राष्ट्रीय आय निकल आएगा। इतना सा डिफरेंस है, गैर निवासी द्वारा कारक आय इसमें शामिल नहीं होती राष्ट्रीय आय में, और NFIA राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, ना कि घरेलू आय में। तो ये 4 पॉइंट है, इसके आधार से आप इसका डिफरेंस लिख लोगे कि राष्ट्रीय आय में क्या है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर क्या है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सब पढ़ेंगे